नेपाल में दंगों का माहौल समाप्त, लेकिन सत्ता को लेकर के अब 108 नेपाली गुटों के द्वारा सत्ता और सरकार बनाने में आपसी खींचतान शुरू हो गई। माहौल अब सत्ता को लेकर के। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो नेपाल के ऊपर बनाई थी, तो आज भी चर्चा का विषय नेपाल ही है। तो चलिए हम आपको नेपाल के विषय में हम थोड़ी बातें आपसे बताना चाहेंगे। नेपाल की ऐसी क्रांति जिसने पूरे विश्व के पटल पे एक ऐसा आकर्षण बना के रख दिया, एक ऐसा ध्यान खींचा है कि जिससे पूरे विश्व की चर्चा इस समय नेपाल पे हो रही है। नेपाल को लेकर के सड़कों पर चोर गद्दी छोड़ के नारे के लोगों ने चिंगारी फैलाई। एक समय था जब नेपाल हिंदूवादी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, किंतु अब मानवतावादी राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। गैर सवर्ण बौद्ध धर्म अनुयायी बोलन बालन शाह नेपाल की सत्ता पर शायद अब काबिज भी हो सकते हैं, जिनकी आपको बताते चलें कि 36 वर्षीय बालन शाह पेशे से स्ट्रक्चर इंजीनियर है और पूरे के पूरे इस संपूर्ण कार्य को बल देने में बालन शाह का पूरा महत्वपूर्ण रोल रहा है। और आपको बता देते हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता को लेकर वह सरकार की नीतियों से आम जनता नेपाल की त्रस्त हो चुकी थी। सरकारी मीडिया तंत्र सरकार की चापलूसी में लगी हुई थी, जबकि सोशल मीडिया सरकार के विरोध में अपना आवाज बुलंद करती नजर आ रही थी, जिस कारण सरकार में सत्ता पर ओली सरकार की खामियों का पर्दाफाश करते हुए, भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए काफी सक्रिय सोशल मीडिया पर सरकार शिकंजा कसने गई और उस पर बैन भी लगाया गया। और इस पर बैन लगाते हुए सरकार की सत्ता के विरोध में पूरी की पूरी जनता सड़कों पे आ गई। बैन के लगाते ही सत्ता सड़कों पे आ गई। संसद भवन से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक आग की लपटें दिखने लगी। प्रदर्शनकारियों ने न सोशल मीडिया पर बैन हटवाया, बल्कि नेताओं को घरों को भी निशाना बनाया और उन्हें अपने मन अपनी मर्जी की तरफ से जैसे चाहा वैसे किया। तो चलिए अब इंटरनेट सेवा बंद, सोशल मीडिया पर सरकार काबू लाने पर गई तो जनता सड़कों पर उतर गई और उग्र आंदोलन का कारण नेपाल में बना। सरकार की नीतियों को लेकर जनता वैसे भी परेशान थी, पहले से थी, और यह अवसर जनता को मिलते ही उग्र स्वरूप धारण करते हुए सरकार के विरोध में प्रदर्शन आगजनी को अंजाम देते हुए नेपाल को जलते हुए आग के गोले में तब्दील कर दिया। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बालन शाह बने। 35 वर्षीय बालन शाह काठमांडू के मेयर हैं और अब नेपाल के प्रधानमंत्री शायद बन सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ रुझान लोगों का दिखता नजर आ रहा है। 35 वर्षीय बालन शाह काठमांडू के मेयर हैं और अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की शायद उनकी चांसेस काफी दिख रही है, क्योंकि एक उभरते हुए नेता और रैपर होने के कारण उनकी जो छवि है वो नेपाल में अति सुंदर है और उसको देखते हुए लोगों का यह विचार बन रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस समय मात्र अब 6 महीने का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में बालन शाह और उनके टीम के लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि अभी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री न बने, बाद में जो 4 वर्ष के लिए जो प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है उसमें उनकी भागीदारी बनने की संभावना है। और आपको बता देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रह करके बालन शाह ने युवाओं का दिल जो जीत लिया है, तो नेपाल में उनकी छवि अत्यंत ऊंची मानी जा रही है, अच्छी मानी जा रही है। 2022 में काठमांडू के मेयर बने बालन शाह ने कचरा प्रबंधन से लेकर के बाल मजदूर के खिलाफ कार्रवाई तक ऐसे कई काम किए हैं जिससे जनता के दिल में राज करने लगे और जनता ने उन्हें रातों रात हीरो बना दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की खुलकर आलोचना की और इस आलोचना का ही स्वरूप है कि सत्ता जो वहां पर सत्ता पक्ष के लोग, जितने लोग के पास ढेर सारी संपदा और ढेर सारे शौक और के साधन इतने ज्यादा, क्यों आम जनता कितनी गरीबी और लाचारी में जी रही है और वहां पर सत्ताधारी के लोगों के पास इतने सारे संपत्ति, धन दौलत, सोना, रुपया, पैसा कहां से इतना आ रहा है। यही सबसे पहला प्रश्न नेपाल की जनता में आया था, जो आक्रोश का कारण बना। अगर बात करें हम भारत पड़ोसी मुल्क अपना, तो यहाँ की स्थिति भी नेपाल की स्थिति की जैसी थोड़ी बहुत नजर आ रही है।
अगर बात की जाए तो भारत की स्थिति नेपाल से भी कहीं ज्यादा बदतर है। फिर भी भारत की जनता चाहे जैसे भी हो बर्दाश्त कर रही है और या सहन कर रही है। भाग्य है अच्छा राजनेताओं का कि भारत की अभी तक जनता जागी नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, या भारत देश कि जनता का मनोबल इस राजनेताओं द्वारा किसी भी तरह से खत्म कर दिया गया है, जो आवाज उठाने से डरते हैं। और भारत देश की सत्ता पक्ष के लोग भी अगर नहीं जागे तो भारत देश की जनता भी नेपाल के लक्ष्य कदम पर शायद चल सकती है और नेपाल की चिंगारी उत्तर भारत होते हुए पूरे भारत में भड़क सकती है। जरूरी है कि जनता की आवाज को सत्ता पक्ष सुने, उनकी परेशानियों पर ध्यान दे, और जिस प्रकार से नेपाल में जो जातिगत मामले और ये जो धन संपदा को लेकर के जो मामले आ रहे हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं से भारत जैसा ही परिस्थिति नजर आ रहा था। और ये जो मामले उभर कर रहा है उसका पुनरावर्तन भारत देश के सत्ता पक्ष के लोग न करें। काफी समय पश्चात नेपाल में बौद्ध मानवतावादी धर्म की स्थापना के साथ नेपाल के हक और अधिकार की तरफ बालेन सरकार को लाने का वहां की जनता का एक प्रयास है, जो शायद आने वाले समय में एक उभरते हुए नेता के तौर पर या नेपाल की सत्ता में शायद उनकी हिस्सेदारी हो सकती है। फिलहाल जो इस समय जो दंगे हुए, उस दंगे को लेकर के जो 108 गुट हैं उनमें भी अब खींचोतानी अंदर अंदर शुरू हो चुकी है। हालांकि किसी एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, न्याय के मुद्दे को लेकर के, अपराध को लेकर करके, गरीबी और लाचारी को लेकर के जो ये मुद्दे शुरू हुए थे नेपाल में, उस नेपाल को लोग अब जो शुरू की थी सरकार के विरोध में, अब वो मुद्दा कहीं बदलता नजर आ रहा है। अब वो अंदर अंदर ही आपस में झगड़े की खींचोतानी शुरू हो गई है। अब ये खींचोतानी शुरू हो गई कि किसको बनाया जाए, किसकी सरकार जाए, किसको चुना जाए। अब इस बात को लेकर के अंदर ही अंदर नेपाल के जो गुट जो अभी समर्थन में उग्र आंदोलन में शामिल रहे, वो अब आपस में अंदर अंदर ही कुछ उनके अंदर में भी वैमनस्यता नजर आ रही है। तो अब देखना है कि आने वाले समय में किसकी सरकार होगी, किसकी सत्ता होगी और कौन सत्ता पे काबिज होगा नेपाल के, जो वहां के जनता का हित को ध्यान में रखते हुए सत्ता को चलाए और जिसमें जनता का फायदा हो सके और जनता त्रस्त न हो। नेपाल की क्रांति कोई सामान्य क्रांति नहीं है। देश छोटा हो मायने नहीं रखता है, लेकिन जो पूरे विश्व को एक मानवता मार्ग दिखाने का अपना परचम लहराया है तो वह तारीफ के काबिल भी है। हालांकि हम इस दंगे का, फसाद का समर्थन नहीं करते हैं। दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब प्रजा त्रस्त हो जाएगी, चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाहे यानी कोई भी देश हो, जिस देश की प्रजा जब त्रस्त होगी और हद से ज्यादा त्रस्त होगी, अब जैसे भारत देश में राजनेताओं के द्वारा त्रस्त हो रही है और त्रस्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है ना हो कि आगे चल करके यहाँ की जनता भी जागृत हो और वो भी आक्रोश में फिर इसी प्रकार की कोई वाकया यहाँ पर भी ना हो। अगर बात की जाए कि वैश्विक क्रांति मानवतावादी समाज की तरफ पूरे विश्व को एक संदेश देती हुई यह क्रांति है, तो कहीं गलत नहीं होगा। इससे पहले भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों में अत्याधुनिक विचारधारा युवाओं का आक्रोश पूरी सत्ता को हिला डाला और वहां पर भी परिवर्तन हुआ। लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि इन सभी के बीच घिरा हुआ देश भारत अभी तक मानववादी विचारधारा से न जाने कैसे अछूता रह गया। जरूरत है कि हमारे देश के युवाओं को जातिवादी, मनुवादी, अंधश्रद्धा, पाखंड, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर नेपाल की तरह प्रेम पूर्वक सरकार का विरोध करें, ताकि सरकारें भी गहरी निद्रा से जागे और जनता के प्रति उनका प्रेम और स्नेह जागृत हो और भाईचारे की भावना से मानवतावादी कार्य करें। जरूरी नहीं है कि इसमें जनता का जागृत होना आवश्यक है। सरकारों की भी अपनी पूरी जानकारी, जिम्मेदारी होती है कि जनता के हित में वो कार्य करें, जिससे एक सामान्य जनता को भी उसका लाभ मिल सके। असमानता को दूर की जाए, समानता लाई जाए। ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव की जो भावनाओं को लेकर के राजनीति रीतियां सेकी जा रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जनता तो हर हालत में मार खाने वाली है ही, और जनता की ही हर हालत में अंत में नुकसान होने वाला खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन जनता बेचारी करे तो क्या करे। हर तरीके से अगर बंध गई हो जनता, स्वैच्छिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक
किसी भी तरीके से हर तरीके का शिकार हो गई जिस देश की जनता, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, और उस देश के लोग जागरूक होते हुए भी अनजागरूक ही रहेंगे। रही बात, अब हम बात करते हैं थोड़ा भारत देश की भी बात कर ले। और भारत और नेपाल अपना पड़ोसी मुल्क, एक दूसरे का कई हजारों वर्ष पहले से रिलेशन रहा है। दोनों के एक दूसरे जैसे संबंध रहे हैं, दोनों के एक दूसरे संस्कार संस्कृति भी रही है, और आपसी लेन देन भाईचारा रहा है। ये नहीं है कि आज की बात है कल की बात है, ये तो सदियों से चलता आया है, चलता आ रहा है। लेकिन हम बात करते हैं नेपाल। ये जो क्रांति जो आई नेपाल में आई, तो ये नेपाल में आई, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्यों, क्या लगता है आपको कि राजनीति, भारत और नेपाल एक दूसरे की राजनीति को नहीं स्वीकार करते हैं, या वहां की राजनीति यहाँ की राजनीति में कुछ एक दूसरे का लेना देना नहीं है? तो गलत है। कहीं ना कहीं से राजनीति यहाँ की वहां में ट्रांसफर तो होती ही है। कुछ हफ्तों पहले आपको बात करते हैं, भारत देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। यह नारा भारतीय चुनाव में कथित धांधलेबाजी को लेकर था, जिसका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यह नारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन इसका असर भारत से पहले पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल गया। समय बदला, जगह बदली, नारेबाजी बदली, लेकिन उद्देश्य तो वही रहा, उद्देश्य तो वही था। लेकिन असर भारत में ना होकर के नेपाल में कैसे हो गया? जिसकी जरूरत वहां नहीं थी, लेकिन वहां पर कैसे हो गई? जरूरत भारत में थी, उसकी असर भारत में न हुई, लेकिन नेपाल में जाकर हो गई। यानी ये क्या है, ये किस बात की तरफ इशारा हो रहा है? ये बहुत समझने की जरूरत है, यह समझने की बात है। नेपाल की सड़कों पर युवाओं ने उसी नारे का बदलता स्वरूप बनाते हुए, अपनाते हुए यह नारा गढ़ा, केपी चोर गद्दी छोड़। क्या कह रहा है ये नारा, किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? यह सारा नेपाल तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा के खिलाफ था, जिन्हें 8 सितंबर 2025 को शुरू हुए जेएनजी आंदोलन के दबाव में ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इस आंदोलन ने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया, और इसके पीछे प्रेरणा बने वालेंसा। और इसके पीछे का हमारे हिसाब से या अन्य लोगों के हिसाब से हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से भारत की राजनीति का असर तो दिख ही रहा है। क्या कहते हैं आप, क्या है आपके विचार? आप अपने विचार और अपने मंतव्य हमें दे सकते हैं। नमस्कार।